आज मैं टॉपिक ले रहा हूँ ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि ट्रांसफार्मर के अंतर्गत आता है। और इसमें स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है कि ये ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम याद कैसे किया जाए। आप सारी फंक्शनिंग समझ लिए, वो कैसे वर्किंग करता है, आप न्यूमेरिकल लगा लिए, लेकिन जब आप बहुत से स्टूडेंट को जब आता है कि फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है, तो वो वही फंडामेंटल चीज़ें जैसे याद करके उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कभी उसको बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि क्या उसके अंदर कैसे उसको ड्रॉ किया जाए। आइए देखते हैं, आज समझते हैं इसको कि कैसे ड्रॉ किया जाता है। ट्रांसफार्मर के पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो जब हम यहाँ देखते हैं, जब हम प्राइमरी वाइंडिंग में आते हैं तो प्राइमरी वाइंडिंग में रेजिस्टेंस होता है R1 और प्राइमरी वाइंडिंग का लीकेज रिएक्टेंस X1 होता है। जब हम कोर के पैरामीटर्स देखते हैं तो कोर के पैरामीटर्स में R0 यहाँ पे लिया गया है जो कोर के रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कोर के रिएक्टेंस लीकेज रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है X0। अब ये दोनों ब्रांचों में जो करंट है, एक आई जो ये कोर लॉस कंपोनेंट में जाएगा IW, या IE को IE से भी रिप्रेजेंट करते हैं इस कंपोनेंट को, और ये IM है यहाँ पे जो मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट है ऑफ नो लोड करंट। तो जब आप यहाँ पे V1 ये अप्लाइड वोल्टेज है, R1 प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, X1 प्राइमरी वाइंडिंग का लीकेज रिएक्टेंस है, और इस प्राइमरी वाइंडिंग में करंट I1 ये ड्रॉ कर रहा है। अब I1 यहां से आगे बढ़ेगा, उसमें एक जो है I0 वो कोर की तरफ डाइवर्टेड हो जाएगा और आगे जाएगा I1 डैश। अब यहां पे देखिए कि ये वाइंडिंग का इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी वाइंडिंग का E1 से दर्शाया गया है यहाँ पे। और ट्रांसफार्मर की दो ये जो पैरेलल लाइनें हैं बड़ी बड़ी दो, तो इसको बोलते हैं, ये कोर रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये सेकेंडरी वाइंडिंग साइड में आते हैं, E1 इज योर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है सेकेंडरी वाइंडिंग का। सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है R2, सेकेंडरी वाइंडिंग का लीकेज रिएक्टेंस है X2, और ये है लोड जो सेकेंडरी वाइंडिंग कनेक्टेड है, और लोड के क्रॉस वोल्टेज है V2। यहाँ पे V2 जो है वो टर्मिनल वोल्टेज है सेकेंडरी वाइंडिंग का, और यहाँ पे E2 जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है सेकेंडरी वाइंडिंग का। इसी तरह से प्राइमरी वाइंडिंग का टर्मिनल वोल्टेज जो अप्लाइड वोल्टेज है वो V1 है, और प्राइमरी वाइंडिंग का इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि अब ये कैसे हम इन सब पैरामीटर्स को लेके कैसे ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम ड्रॉ। आपको ट्रांसफार्मर का जब फेजर डायग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट करना है तो एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, एक ओरिजिन ले लेते हैं जहां से हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये ब्लू कलर से एक ओरिजिन डिसाइड कर ली कि इस यहीं से हम सारा ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। अब मैंने जो रेफरेंस वेक्टर लिया है वो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग लिया है, यानी V2 लिया है। तो पहले जो रेफरेंस वोल्टेज है वो हमने ड्रॉ किया V2। इसके बाद हमने ड्रॉ किया लोड करंट और सेकेंडरी वाइंडिंग करंट I2। कितना डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, दिस इज योर φ2। ये तो आपका लोड पैरामीटर है, ये लोड से डिसाइड होगा कि वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग करंट के बीच में कितना एंगल होगा। जैसे आपका लोड है RL लोड है, हमने लिया यहाँ पे माना कि RL लोड है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो पावर फैक्टर होगा। कोसाइन ऑफ φ2 इज योर पावर फैक्टर ऑफ द लोड। ओके, करंट लैग कर रहा है V2 से, तो दैट मीन्स आपका जो लोड है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड कनेक्ट है, वो है आपका RL टाइप लोड। अब जो इसका टिप है V2 का, यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। अब हम बैक साइड जाएंगे, बैक कैलकुलेशन करेंगे, V2 से स्टार्ट किया है V1 तक जाएंगे। तो अब V2 का जो टिप है यहाँ पे, ये जो ये V2 लिखा हुआ है जहां पे, वहां से
अब हम ड्रॉ करेंगे वोल्टेज ड्रॉप I2R2। ये जो I2R2 होगा ये पैरेलल होगा I2 करंट के। ये वेक्टर येलो वेक्टर हमने ड्रॉ किया, ये है आपका वोल्टेज ड्रॉप I2R2। ये जो पैरेलल होगा वो ये करंट वेक्टर के पैरेलल होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग जो करंट है उसके पैरेलल होगा। अब यहां से जो I2R2 की जो टिप है वहां से स्टार्ट करेंगे और हम ड्रॉ करेंगे I2X2 वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर होगा I2R2 ड्रॉप के। आपका रिएक्टिव ड्रॉप हमेशा परपेंडिकुलर होगा रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप के। तो यहाँ पे रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप क्या है I2R2। अब इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे हम, ये जो व्हाइट वेक्टर ड्रॉ हुआ ये हो गया आपका I2X2। नाउ अब क्या करेंगे, ये तो सारे सेकेंडरी पैरामीटर हो गए। अब यहां से ये टिप जो है इस टिप को ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब ये हो गया आपका E2 वेक्टर। ये क्या हो गया, ये आपका E2 वेक्टर हो गया। E2 क्या है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी वाइंडिंग है। अब आप ये जानते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो सेम फेज में होता है, क्योंकि एक ही रीजन की वजह से ये इंड्यूस होते हैं। एक हमने एक और वेक्टर ड्रॉ किया सेम फेज में E1। ये E1 क्या है, इंड्यूस ईएमएफ इन प्राइमरी वाइंडिंग। अब इसके बाद क्या ड्रॉ, इसके बाद हम पीछे बैक कैलकुलेशन करते हुए जा रहे हैं। अब हम ड्रॉ करेंगे फ्लक्स वेक्टर को, बिकॉज ये इंड्यूस ईएमएफ हो गए तो फ्लक्स इसके क्या होगा, लीड करता हुआ 90 डिग्री बनाया जाएगा, या अगर लैग करता है तो नीचे, बिकॉज फ्लक्स वेक्टर हमेशा लीड करता हुआ होता है। या आप इसको भी कह सकते हैं कि जो मेन फ्लक्स से लैगिंग होता है इंड्यूस ईएमएफ बाय 90 डिग्री। तो हम एक लीड करता हुआ वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं फ्लक्स का, मेन फ्लक्स का फाई एम का। ये है 90 डिग्री टू इंड्यूस ईएमएफ वेक्टर। ओके, अब एक वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे अपोजिट में, ये हो गया आपका माइनस ऑफ E1। ये जस्ट अपोजिट है E1 वेक्टर की, ये हो गया आपका माइनस ऑफ E1। अब हम कंपोनेंट्स ड्रॉ करेंगे। एक कंपोनेंट ये हो गया मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट, ये हो गया मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट। ये किसके फेस में होगा, ये फाई मेन फ्लक्स जो ट्रांसफार्मर का मेन फ्लक्स है उसके इन फेज होगा। एक दूसरा वेक्टर है जो IW या IE होता है, वो होता है इन फेज E1 के। तो माइनस ऑफ E1 के इस फेज में ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ये है वर्किंग कंपोनेंट ऑफ या वॉटफुल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट, ये IE हो गया। और ये मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट IM हो गया। अब इन दोनों का हमने फेजर एडिशन करना है टू गेट द I0। इन दोनों का फेजर एडिशन करना है। फेजर एडिशन करने से हमको क्या मिलेगा, I0 मिलेगा। तो फेजर एडिशन कर देते हैं इस तरह से। ये वेक्टर हो गया हमारा I0, ये वेक्टर हो गया हमारा I0। अब एक वेक्टर अपोजिट में ड्रॉ करेंगे। ये लोड करंट जो I2 थी इसके अपोजिट में एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, जो आपका रिप्रेजेंटेशन होगा I1 डैश का। इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये है आपका I1 डैश इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इनटू I2। तो K टाइम्स I2 ये आपका I1 डैश हो गया। दैट मीन्स कि लोड करंट रिप्रेजेंटेशन इन प्राइमरी साइड। अब आपको प्राइमरी करंट कैलकुलेट करना है I1, तो हम I0 का यहाँ पे ये I0 है, ये I0 और ये I1 डैश का फेजर एडिशन करेंगे। इस तरह से फेजर एडिशन करेंगे। अब ये आपका हो गया I1, दिस इज योर I1, ये आपका I1 हो गया प्राइमरी वाइंडिंग करंट। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। आपको करंट वेक्टर का डायरेक्शन मिल गया हमको। अब यहां से माइनस E1 की टिप से स्टार्ट करेंगे। अब पहले तो ड्रॉ करेंगे रेजिस्टिव ड्रॉप
जो प्राइमरी वाइंडिंग में जो रेजिस्टिव ड्रॉप होगा वो ड्रॉ करेंगे। वो क्या होगा, I1R1। ये येलो वेक्टर से ड्रॉ किया, ये हो गया I1R1, ये ड्रॉ किया है, ये हो गया I1R1। अब आप ये जानते हैं कि रेजिस्टिव ड्रॉप के परपेंडिकुलर होता है हमेशा रिएक्टिव ड्रॉप। तो अब रिएक्टिव ड्रॉप प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होगा, I2X, नहीं सॉरी, I1X1। आई क्या रिएक्टिव ड्रॉप क्या होगा, दिस इज, ये रिएक्टिव ड्रॉप हमेशा परपेंडिकुलर होगा, समकोण बनाता हुआ होगा, 90 डिग्री में होगा रेजिस्टिव ड्रॉप के। तो अच्छा, पहले तो ये देख लेते हैं कि ये जो ड्रॉप होगा I1 और रेजिस्टिव ड्रॉप होगा, ये पैरेलल होगा करंट वेक्टर के। नेक्स्ट, अब इसके टिप से स्टार्ट करेंगे, रिएक्टिव ड्रॉप ड्रॉ करेंगे, ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है रेजिस्टिव ड्रॉप के। तो रिएक्टिव ड्रॉप क्या हुआ प्राइमरी वाइंडिंग में, I1X1, ये वेक्टर ड्रॉ किया I1X1, ये हो गया I1X1। अब I1X1 की टिप को ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे। नाउ ये जो रेड वेक्टर ड्रॉ हुआ ये हो गया आपका V1। आपका आपने स्टार्ट किया V2 से, आपको V1 मिल गया। दिस इज योर फेजर डायग्राम अंडर RL लोड कंडीशन। ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर लोडेड है विद सम काइंड ऑफ RL लोड, ये उसका फेजर डायग्राम है। अब यहाँ पे ये वेक्टर जो है V1 वेक्टर और I1 वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो होगा phi1। दिस इज योर, इफ अगर आप कैलकुलेट करेंगे cos ऑफ phi1, ये आपका प्राइमरी साइड का पावर फैक्टर हो जाएगा। यहाँ पे phi1 क्या है, I1 और V1 के बीच का एंगल है। अगर आपको नो लोड पावर फैक्टर चाहिए cos phi नॉट, तो ये जो I नॉट है इसके और V1 के बीच का एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नो लोड। तो ये तो सब हो गया आपका जब ट्रांसफार्मर लोडेड है और RL लोड है। अब हो सकता है आपका ट्रांसफार्मर प्योरली रेजिस्टिव लोड से कनेक्टेड हो सकता है आपका ट्रांसफार्मर किसी कैपेसिटिव लोड से कनेक्टेड हो। तो क्या डिफरेंसेस आएगा, कैसे प्रोसीड करेंगे, आइए आगे देखते हैं। हमने दो केसेस लिए हैं यहाँ पे, एक है यूनिटी पावर फैक्टर जब आपका phi2 0 है, और दूसरा केस लिया है जब आपका पावर फैक्टर लीडिंग है, दैट मीन्स RC टाइप होगा। तो स्टार्ट करते हैं यूनिटी पावर फैक्टर से। हमने ब्लू कलर से ओरिजिन ये ले ली, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे V2। अब देखते हैं कि यहाँ पे फाइव तो 0 है, तो जो I2 ड्रॉ होगा वो सेम फेज में होगा। तो ब्लू वेक्टर ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, ये देखिए ये ड्रॉ किया, ये आपका हो गया I2। पहले यहाँ पे था, नीचे इस तरह से ड्रॉ हुआ था लैगिंग क्योंकि RL लोड था। अब ये यूनिटी है तो सेम फेज में होगा क्योंकि phi2 0 है आपका। अब नेक्स्ट क्या किया था, V2 की टिप से ड्रॉ किया था रेजिस्टिव ड्रॉप इन सेकेंडरी वाइंडिंग इन पैरेलल विद करंट। अब करंट आपकी फेज में है तो आपका ये आपका जो रेजिस्टिव ड्रॉप होगा वो भी इसी के जस्ट इन फेज होगा, ये हो गया I2R2 ड्रॉप। अब क्या है, रिएक्टिव ड्रॉप ड्रॉ करेंगे। रिएक्टिव ड्रॉप परपेंडिकुलर होता है हमेशा, ये व्हाइट वेक्टर ड्रॉ किया, ये हो गया आपका X2 I2 X2 ड्रॉप, ये रिएक्टिव ड्रॉप है। पहले क्या, अब क्या किया था हमने, इसकी टिप से इस ओरिजिन को ज्वाइन किया था, ये हो गया आपका E2। अब इसी तरह सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए ड्रॉ करेंगे phi2 एंड ऑल, सब पूरा ड्रॉ करते जाएंगे और आपको पूरी तरह से मिल जाएगा। E1 भी उसी फेज में हो गया, और पूरा रिपीट करेंगे उसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे। हमारा जब यूनिटी पावर फैक्टर में है, ऑपरेशन में लोड कनेक्ट है, तब कैसा फेजर डायग्राम होगा तो आप आगे उसी तरह प्रोसीड करेंगे। आइए अब देखते हैं RC अगर लोड है तो क्या होगा। तो हमने रेफरेंस वेक्टर V2 ले लिया, V2। अब RC टाइप लोड है तो करंट आपकी लीडिंग होगी, तो ऊपर साइड में ड्रॉ होगा, कुछ यहाँ पे इस तरह से जाएगा, यहाँ ऊपर साइड में इस तरह से ड्रॉ होगा। ब्लू वेक्टर ड्रॉ किया, ये हो गया I2 आपका इन केस ऑफ RC टाइप लोड। अब आपका ड्रॉ होगा, क्या होगा ड्रॉ, रेजिस्टिव ड्रॉप। वेरी गुड, रेजिस्टिव ड्रॉप ड्रॉ होगा।
येलो वेक्टर ड्रॉ किया, I2R2 ड्रॉप है, ये रेजिस्टिव ड्रॉप इन सेकेंडरी वाइंडिंग, ये पैरेलल होगा, ये वेक्टर, ये दोनों वेक्टर पैरेलल में होंगे, करंट वेक्टर और ये दोनों, ये ड्रॉप। अब ड्रॉ करेंगे रिएक्टिव ड्रॉप, ये आ गया आपका रिएक्टिव ड्रॉप I2X2। अब क्या करते हैं, सेम प्रोसीजर, इसकी टिप को ओरिजिन से मिलाते हैं, ये हो गया E2। अब क्या करते हैं, E2 और E1 सेम फेज में होते हैं, E1 ड्रॉ कर दिया। अब इससे आगे बढ़ेंगे, यहां मैंने ड्रॉ नहीं किया है, आप लोग इसको कर सकते हैं, पिछला पेज में जाके इसको अच्छे से समझ लीजिए, वीडियो फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज है, आपने स्टार्ट करना है रेफरेंस वेक्टर V2 से और अपोजिट साइड में जाना है V1 तक। पहला चीज ये है कि I2R2 या I1R1 ड्रॉप हमेशा पैरेलल होते हैं करंट वेक्टर के। अगर सेकेंडरी वाइंडिंग साइड में है तो उस I2 के पैरेलल में होगा, अगर प्राइमरी साइड में होगा तो ये I1 के पैरेलल होगा। अब दूसरा, जो रिएक्टिव ड्रॉप होता है सेकेंडरी वाइंडिंग के या प्राइमरी वाइंडिंग के, वो हमेशा रेजिस्टिव ड्रॉप के परपेंडिकुलर होता है। तो चाहे आप सेकेंडरी वाइंडिंग ड्रॉ कीजिए, चाहे प्राइमरी वाइंडिंग ड्रॉ कीजिए, ये हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए रेजिस्टिव ड्रॉप के। सो आज के लिए इतना ही, छोटा सा आप यहाँ पे भेज सकते हैं, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।